सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 में आप लोग नागरिक शास्त्र में इस वक्त अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, सोवियत संघ का विघटन। तो इसमें आप लोग किस तरीके सोवियत गुट का विघटन व द्विध्रुवीयता की समाप्ति, ये आपके लेसन का नाम है, चैप्टर का नाम है। और इसमें आप लोग किस तरीके से सोवियत संघ में ये विकास हुआ, उसकी साम्यवादी विचारधारा का, सोवियत गुट का किस तरीके से विकास हुआ, आप लोग इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सोवियत संघ का विघटन किस तरह हुआ। तो देखिए बच्चों, शीत युद्ध काल में सोवियत संघ ने अमेरिका की तुलना में लगभग समान सैनिक व शस्त्र क्षमता अर्जित कर ली थी, लेकिन इसके लिए उसे आंतरिक विकास की भारी कीमत चुकानी पड़ी। पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका की तुलना में उसकी तकनीकी क्षमता तथा आधारभूत ढांचा सुविधाएं कम थीं। अतः सोवियत व्यवस्था नागरिकों की राजनीतिक व आर्थिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल नहीं हो सकी। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं के हस्तक्षेप के उपरांत सोवियत अर्थव्यवस्था और अधिक कमजोर हो गई। यद्यपि श्रमिकों का पारिश्रमिक बढ़ता रहा, लेकिन उत्पादकता व तकनीकी विकास कम होता चला गया, जिसका परिणाम क्या हुआ, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। खाद्यान्नों व अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात प्रतिवर्ष बढ़ता रहा तथा अर्थव्यवस्था की स्थिति कमजोर होने लगी। 1970 के दशक के अंत तक सोवियत अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी तथा इसमें विकास के स्थान पर जड़ता के लक्षण दिखाई देने लगे। अर्थव्यवस्था एक तरह से स्थिर होने लगी। लोकतंत्र के अभाव में आर्थिक समस्याएं विस्फोटक रूप धारण करने लगी। वैश्वीकरण व उदारीकरण की लहर ने उसमें चिंगारी का काम किया। तो ये इस तरीके से वहाँ सोवियत संघ के विघटन की भूमिका शुरू हो गई। अब देखिए, उसके लिए जो उत्तरदायी जो प्रमुख कारण है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला तो वहाँ के जो नेता थे सोवियत संघ के, मिखाइल गोर्बाचेव, उनकी भूमिका सोवियत संघ के विघटन में बड़ी उल्लेखनीय है। देखिए, यद्यपि सोवियत संघ के विघटन के तत्व जैसे अत्यधिक केंद्रीकृत एकदलीय व्यवस्था, कमजोर अर्थव्यवस्था, गणराज्यों में असंतोष आदि पहले से ही विद्यमान थे, लेकिन सोवियत रूस का विघटन गोर्बाचेव के कार्यकाल में तेजी से हुआ। इसके विघटन के तात्कालिक कारण भी गोर्बाचेव की आर्थिक व राजनीतिक सुधार नीतियों में निहित थे। यानी मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में जो आर्थिक और राजनीतिक सुधार की कोशिश की, वो सोवियत संघ के विघटन में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके इन नियमों का सोवियत संघ के विघटन पे बहुत प्रभाव पड़ा है। देखिए, गोर्बाचेव के प्रमुख सुधार क्या थे। तो गोर्बाचेव ने अपने देश में आंतरिक सुधारों के लिए पेरेस्ट्राइका और ग्लासनास्ट की नीतियों को लागू किया। अब देखिए, पेरेस्ट्राइका की नीति उनकी क्या है। देखिए, पेरेस्ट्राइका का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्निर्माण। इसके अंतर्गत राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था में राज्य के नियंत्रण में कमी लाई गई तथा उदारवादी सुधारों को लागू किया गया। इसमें प्रौद्योगिक व प्रशासनिक क्षेत्र में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया तथा अर्थव्यवस्था पर सरकारी एकाधिकार को समाप्त किया गया। ये उनकी पहली नीति थी। मिखाइल गोर्बाचेव की दूसरी जो प्रमुख नीति थी वो ग्लासनास्ट की नीति थी, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है खुलापन। इसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक सुधारों से है। इसके अंतर्गत मीडिया साधनों पर राज्य द्वारा लागू सेंसर को समाप्त किया गया। जनता को नागरिक अधिकार व स्वतंत्रता देने की बात कही गई। सोवियत संघ की जनता ने भी लोकतांत्रिक सुधारों का समर्थन किया, क्योंकि वह भी परंपरागत साम्यवादी शासन से छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन ये सुधार विवाद का कारण बन गए, क्योंकि जहां एक ओर जनता अधिक लोकतांत्रिक सुधारों की मांग कर रही थी, वहीं दूसरी ओर साम्यवादी पार्टी का एक प्रभावशाली समूह इन सुधारों का विरोध कर रहा था। साम्यवादी पार्टी के इस समूह द्वारा 19 अगस्त 1991 को गोर्बाचेव के विरुद्ध विद्रोह आयोजित किया गया, लेकिन यह विद्रोह असफल रहा। बोरिस एल्टसिन ने इस विद्रोह का विरोध किया तथा लोकतांत्रिक सुधारों का समर्थन किया। इसलिए एल्टसिन की लोकप्रियता बढ़ गई तथा वे गोर्बाचेव के बाद विभाजित रूस के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो इस तरीके से गोर्बाचेव की जो नीतियां उन्होंने अपनाई थी
राजनीतिक और आर्थिक सुधार की जो नीतियाँ उनकी थी वो सोवियत संघ के विघटन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका ये वही सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण बनी। इसके अतिरिक्त जो अन्य कारण हैं उनको भी आप देखिए। सोवियत संघ में शॉक थेरेपी का जो सिद्धांत अपनाया गया वो भी सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। देखिए, मूल रूप से जो शॉक थेरेपी शब्दावली चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है, जिसके अंतर्गत मनोरोगियों को मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए बिजली की करंट के झटके दिए जाते हैं। आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग अचानक या तीव्र बदलाव के लिए किया जाता है। रूस के संबंध में शॉक थेरेपी का अर्थ है आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था में अप्रत्याशित और तीव्र परिवर्तन, जिसकी सोवियत नागरिकों ने कल्पना नहीं की थी। सोवियत संघ में जो शॉक थेरेपी का सिद्धांत है, इसके 3 रूप हमें दिखाई देते हैं। पहला है आर्थिक बदलाव, दूसरा है राजनीतिक बदलाव और तीसरा सामाजिक सुरक्षा में बदलाव। अब देखिए, आर्थिक बदलाव क्या है। देखिए बच्चों, पहले से ही बताया जा चुका है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में थी तथा निजी संपत्ति के अधिकार का अभाव था। इसके स्थान पर सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में निजी संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी गई तथा अर्थव्यवस्था से बाहरी नियंत्रण हटाकर उसने निजी नियंत्रण में लाया गया। यह एक आमूलचूल परिवर्तन था और एक कठिन कार्य था। बोरिस येल्त्सिन के कार्यकाल में जब अर्थव्यवस्था का निजीकरण किया गया तो नौकरशाहों व राजनेताओं ने सरकारी क्षेत्र के उद्योगों व कारखानों को खरीदने का काम किया, लेकिन फिर भी कुशल प्रबंधन के अभाव में इन उद्योगों का प्रबंधन उचित तरीके से नहीं हो सका और 1990 के दशक में रूस में मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक बढ़ गई तथा 2000 तक रूस के ऊपर विदेशी जो कर्ज है वो 160 अरब डॉलर हो गया। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ कि उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों, मजदूरों व डॉक्टरों को समय से वेतन नहीं प्राप्त हुआ और इन वर्गों ने प्रदर्शन का मार्ग अपनाया। अब देखिए, राजनीतिक शॉक थेरेपी के अंतर्गत क्या राजनीतिक परिवर्तन हुए। तो सोवियत संघ में शॉक थेरेपी का दूसरा रूप राजनीतिक व लोकतांत्रिक बदलाव की स्थिति है। राजनीतिक व्यवस्था में सोवियत संघ में साम्यवादी पार्टी के अतिरिक्त किसी अन्य दल को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं था। इसके स्थान पर बहुदलीय प्रणाली वाले लोकतंत्र की स्थापना करना एक चुनौती भरा कार्य था। 1993 में येल्त्सिन ने रूस में आपातकाल की घोषणा कर दी तथा रूस की संसद को भंग करने की चेतावनी दी। अगले वर्ष 1994 में चेचन्या क्षेत्र में विद्रोह की आग निकल पड़ी। चेचन्या के निवासी रूस से अलग होकर स्वतंत्र देश बनाए जाने की मांग कर रहे थे। 1995 में रूस की संसद में चुनाव हुए। 450 सीटों के लिए हुए चुनाव में 43 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब देखिए, 2000 के दशक में तेल व गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ने के कारण भी रूस की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूत होनी शुरू हो गई थी। तो ये वहाँ राजनीतिक ये बदलाव हुए। और उसके बाद तीसरा है सामाजिक सुरक्षा में बदलाव। शॉक थेरेपी का तीसरा रूप सामाजिक सुरक्षा में बदलाव है। विश्व में सोवियत संघ पहला देश था जहां नागरिकों को काम करने का अधिकार प्राप्त था। इसके साथ ही उन्हें निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा की सुविधा भी उपलब्ध थी। जनता को बुढ़ापे व बीमारी की स्थिति में मुफ्त सरकारी सहायता पाने का अधिकार था। जब सोवियत संघ में बदलाव की लहर आई तो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई, सरकारी सेवाएं निष्प्रभावी हो गई तथा गरीबों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। ये शॉक थेरेपी के अंतर्गत जो रूस में परिवर्तन हुए उनका आपने उनको पढ़ा, उसके बारे में जाना। तो ये शॉक थेरेपी का जो सिद्धांत था ये रूस के विभाजन का एक कारण बना। और इसके साथ ही और बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से सोवियत रूस का विघटन हुआ। तो उन कारणों में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारण है वो है अर्थव्यवस्था की आंतरिक कमजोरियां। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह राज नियंत्रित थी। ये आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि निजी संपत्ति व निजी पहल का वहाँ अभाव था। देखिए, शीत युद्ध की सैनिक प्रतिद्वंदिता के चलते बड़ी मात्रा में संसाधनों को सैनिक साजो सामान तथा हथियारों के निर्माण में व्यय किया गया। परिणामतः जनता की बुनियादी जरूरत की वस्तुओं में कमी आने के कारण वहाँ के लोगों में असंतोष का भाव पैदा हो गया। 1970 के दशक के अंत तक जो अर्थव्यवस्था की गति थी वो पूरी तरह से स्थिर हो गई थी। यद्यपि सोवियत संघ में तेल व गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों की विपुलता थी, लेकिन तकनीकी
विकास की दृष्टि से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जहां एक ओर जनता की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम नहीं थी, वहीं दूसरी ओर तकनीकी दृष्टि से पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत पीछे रह गई थी। इसके साथ ही सोवियत संघ में जो गणराज्य और केंद्रीय सत्ता था, इसके बीच बहुत असंतोष की भावना पैदा हो गई। लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रताओं का वहाँ अभाव था, जिसके कारण जनता में असंतोष पैदा हुआ। गोर्बाचेव की क्रांतिकारी नीतियां आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि गोर्बाचेव की आंतरिक जो नीतियां थी वो सोवियत संघ के विभाजन का कारण बनी। इसके साथ ही वैश्वीकरण और नई प्रौद्योगिकी सोवियत गुट के विघटन का एक बहुत बड़ा कारण बनी। 1980 के दशक से ही वैश्वीकरण व उदारीकरण की प्रवृत्तियां जोर पकड़ रही थी तथा नए संचार साधनों का तेजी से विकास हो रहा था। परिणामतः सोवियत संघ के नागरिकों को पश्चिमी देशों में हुई आर्थिक प्रगति व नागरिक संपन्नता की जानकारी हो गई और वह भी वैसी संपन्नता अपने देश में चाहते थे। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण सोवियत गुट का विघटन हो गया। अब बच्चों, सोवियत संघ के विघटन का वहाँ समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।